गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा, मनसुख मांडविया द्वारा या फिर राजनाथ सिंह द्वारा? करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी का एक वार्षिक कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा, किसका वार्षिक कार्यक्रम है? ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का। इस वर्ष देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 16 फरवरी 2022 को किया है। और इस वर्ष की जो थीम थी, शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी परिस्थिति अनुकूलन ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना। सम्मेलन के तहत देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक साझा संसाधन और उनकी सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन के दौरान एक्ट फॉर अर्थ घोषणा पत्र और एक्ट फॉर अर्थ रणनीति पत्र भी जारी किया गया। ठीक है, सम्मेलन में देखा जाए तो डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस एबिनाडेर और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद, विभिन्न अंतर सरकारी संगठनों के प्रमुख, 1 दर्जन से अधिक देशों के मंत्री और राजदूत और 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो देखा जाए ये जो सम्मेलन है दोस्तों, इसका जो है आयोजन पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न प्रतिनिधि जो थे, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हैं, वो जो है इस सम्मेलन में भाग लिए। और ये सम्मेलन के दौरान इस कार्यक्रम में वो जो है एक विचार विमर्श के जरिए सतत विकास और जलवायु कार्रवाई पर विभिन्न विचारों को सफलतापूर्वक सामने लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जितने भी ये सब राजनीतिक जो प्रतिष्ठान है और जो समाज है उनको सतत विकास से संबंधित कार्रवाई के लिए संवेदनशील बनाया जा सके। इसी उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा किया गया है? टेरी के द्वारा किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ठीक है, थीम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में परामर्श 2022 कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? करेक्ट आंसर इज ए है। एक तरीके परामर्श दोस्तों ये एक करियर काउंसलिंग है। ठीक है, जो बच्चों के, जो छात्रों की जो करियर से संबंधित काउंसलिंग होती है, ये एक करियर काउंसलिंग है जिसका आयोजन जो है इस कार्यशाला का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। तो राजस्थान के बीकानेर जिले में छात्रों के लिए करियर परामर्श, ठीक है, करियर काउंसलिंग कार्यशाला परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया है। और इसका आयोजन किया जा रहा है, इस कार्यशाला का आयोजन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज के सहयोग से किया जा रहा है। और ये देखा जाए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और शैक्षिक स्टार्टअप इडू माइलस्टोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके तहत देखा जाए परामर्श 2022 कार्यशाला का प्रमुख प्रयास क्या है, या मुख्य प्रयास जो है वो उद्योग और शिक्षा जगत के अंतर, ठीक है, इंडस्ट्री और एकेडमिया गैप को कम करना और छात्रों को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, तो यही उद्देश्य है इसका, जो कि कहाँ पे, तो एक तरीके से करियर काउंसलिंग एक परामर्श जिसका शुरुआत जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया था। और इस दौरान जो कि 1 लाख से अधिक जो है छात्रों ने करियर काउंसलिंग ली इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव या फिर नेपाल? करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेपाल जो है भारत की यूपीआई, ठीक है, देखा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा, नेपाल होगा। इसके बारे में देखा जाए तो नेपाल जो है भारत की यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा, जो नेपाल देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा ये एक तरीके से जो ये यूपीआई देखा जाए तो। यहाँ पे नेपाल में सेवा देने के लिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने मनम
इन्फोटेक और गेटवे पेमेंट सर्विसेज के साथ जो है वो साझेदारी की है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो यह नेपाल के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में सहायता करेगा, नागरिकों को डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। तो एक तरीके से नेपाल में दोस्तों ये जो है समझौता डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। नेपाल एक पहला देश है जो कि भारत के बाहर पहला ऐसा देश होगा जिसमें नगद लेन देन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो भारत का भुगतान मंच है यूपीआई को अपनाया है। उम्मीद की जा रही है यूपीआई से जो है नेपाल में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जाएगा और वहाँ पे तो कि कम नगदी वाले समाज के निर्माण में ये एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो यूपीआई को अपनाने वाला जो है, ठीक है, तो यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा होगा भारत के बाद, तो वो होगा नेपाल होगा। ठीक है, नेपाल की दोस्तों बात करें तो राजधानी क्या है, काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया है। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो है विद्या देवी भंडारी जो है यहाँ की वर्तमान राष्ट्रपति हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवाब जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार, पी कृष्ण कुमार, मधुकर बी स्वामी, राजेश अहिकर मिश्र। करेक्ट आंसर इज ए है। ठीक है, जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो भारत या जो देश की जो समुद्री सीमाएं हैं उन समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के भारत के प्रयास के तहत सरकार ने वाइस एडमिरल जो कि सेवानिवृत्त है अशोक कुमार को देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने हेतु भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की बात करें दोस्तों तो ये देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के समन्वय में काम करेगी। इनके जो है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में जी अशोक कुमार का प्राथमिक दायित्व भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय एवं समुद्री सुरक्षा में संलग्न विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। तो ये इनका प्रमुख दायित्व होगा, प्राथमिक दायित्व होगा कि जो नौसेना है, जो तटरक्षक बल है और तटीय समुद्री सुरक्षा में जो संलग्न विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हैं और भारत की जो 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये इनका प्राथमिक दायित्व होगा। देखिए सबसे लंबी जो तटीय सीमा है, ठीक है, सबसे लंबी जो समुद्री सीमा किस राज्य की है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, जो मुख्य भूमि से। ठीक है, अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल। करेक्ट आंसर इज सी, महाराष्ट्र में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के जुड़वा शहरों कौन से हैं, मुंबई और नवी मुंबई, और इन दोनों को जोड़ने के लिए भारत में अपनी तरह की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। इस पूरे परियोजना का बजट देखा जाए तो 8.37 करोड़ रुपए है और इसमें वर्तमान में 3 मार्गों पर ये चलेगी और राज्य और केंद्र, ये जो बजट है इसमें जो है राज्य और केंद्र जो है दोनों मिलकर के जो है इसमें साझा इन तरीके से इसका व्यय करेंगे। तो 50-50% दोनों आपस में शेयर करेंगे केंद्र और राज्य। और इसके शुरुआती चरण में इन मार्गों को 7 स्पीड बोट जो है चलेंगे इन मार्गों में। ठीक है, बेसिकली हमें क्या जानना है, भारत के पहला वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ गया? महाराष्ट्र में। और ये किसको जोड़ेगी? तो महाराष्ट्र के जुड़वा शहर जिसे कहते हैं मुंबई और नवी मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस टीम ने 15वीं CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती? वाल्टी, खारू, लालोक या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इस बी है, खारो ने जीती है 15वीं CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे लेह में एनडीएस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आइस हॉकी रिंग के खारो टीम ने लालोक को 4-1 से हरा करके 15वीं CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता। टूर्नामेंट में टोटल जो है 7 टीमों ने भाग लिया था। आयोजन जो है इसका आयोजन हुआ था जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब लेह के सहयोग से जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो खारो टीम ने जीता है किसको हरा करके? लालोक को हरा करके। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार किस योजना के तहत सभी गांव के डिजिटल मानचित्र तैयार करने की योजना बना रही है?
स्वामित्व योजना, आत्मनिर्भर योजना, डिजिटल ग्राम योजना या फिर अरुणोदय योजना? करेक्ट आंसर इज ए है। स्वामित्व योजना के तहत पूरे जो गांव हैं भारत के, उन सभी गांव के जो मानचित्र है उसको डिजिटल मानचित्र तैयार करने की योजना सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए भारत सरकार स्वामित्व योजना के तहत 6 लाख गाँव के डिजिटल मानचित्र और 100 शहरों के 3D मानचित्र को तैयार करने की योजना बना रही है। अद्यतन भू-स्थानिक नीति दिशा निर्देश निजी कंपनियों को ड्रोन की मदद से विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार करने में मदद करेंगे और सरकार जल्द ही पूर्ण भू-स्थानिक नीति भी लागू करेगी। भौगोलिक सूचना आधारित प्रणाली मानचित्र वन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, जल वितरण और संपत्ति कराधान में उपयोगी होगा। अगर हम बात करें स्वामित्व योजना की दोस्तों, स्वामित्व योजना जिसका देखा जाए फुल फॉर्म क्या है, ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुआधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, स्वामित्व यानी कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, इसका ये फुल फॉर्म है। और ये देखा जाए इस योजना की जो शुरुआत की गई थी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था। ठीक है, इसमें देखा जाए ये योजना दोस्तों 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल वर्ष 2020 में किया गया था। 24 अप्रैल को क्या होता है, राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे के दिन जो है इस योजना को शुरुआत किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना, जो भी उनकी आवासीय संपत्ति है उस आवासीय संपत्ति के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना, जिससे कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग जो है वो आर्थिक उद्देश्य के लिए कर सकें। ये आपके सामने जो है खुला है। देखा जाए तो यहाँ पे यह योजना जो 6 राज्यों में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन जो है शुरू की गई थी वर्ष 2020 में। उद्देश्य यहाँ पे देखा जाए स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और नई तकनीकी के माध्यम से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करना और इन मानचित्रण के आधार पर जारी किए जाने वाले प्रमुख कार्य, ठीक है, ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना, ग्रामीण भारत में संपत्ति विवाद निपटान, सरल राजस्व संग्रह योजना, ये जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, स्वामित्व योजना ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, जेपी मॉर्गन बैंक, HSBC बैंक या फिर फेडरल बैंक? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, जेपी मॉर्गन बैंक जो है वो मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। सबसे पहला प्रश्न तो आपको ये बनना चाहिए आपके माइंड में, मेटावर्स क्या है? दोस्तों मेटावर्स ना एक डिजिटल दुनिया है, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए। इसी डिजिटल दुनिया में पहला बैंक जो है दुकान खोला है किसने? जेपी मॉर्गन ने। ठीक है, तो ये मेटावर्स जो है एक डिजिटल दुनिया है जहाँ पे लोग जो है ना वर्चुअल वातावरण में संचार और विचरण करने के लिए विभिन्न उपकरणों का जो है सहारा लेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने 3D मूवीज देखी होगी ना, आप लोग क्या लगा जाते होगे सिनेमा हॉल में, वहाँ पे एक चश्मा आपको दे दिया जाता है 3D मूवी, आप उस चश्मा लगाते हो तो ऐसा लगता है कि आप सच में मूवी के अंदर ही हो गए हो। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा सारी चीजें आपके आसपास खुद ही चल रही, लेकिन एक्चुअली वो आभासी दुनिया होती है, लेकिन वो आभास जैसा फील नहीं होता, ऐसा लगता है सब कुछ रियलिस्टिक है। हमारे आसपास सारी जो चीजें हो रही हैं वो सच में हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उसके भाग हैं एक तरीके से। ठीक उसी तरीके से मेटावर्स है। मेटावर्स में जो है एक तरीके से एक 3D वर्चुअल दुनिया है जहाँ पे लोग सेंसर और लेंस और अन्य जितने भी गैजेट्स हैं उसका उपयोग करके वो एक दूसरे से मतलब बातचीत कर सकेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण कर लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, मॉल में घूम लेंगे, ऐसे सारी चीज़ें वो कर लेंगे। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये एक मेटावर्स जो है इंटरनेट की दुनिया है। एक्चुअल में ये कुछ होता नहीं है, लेकिन ये ऐसा आपको फील कराएगा कि आप सच में उस जगह पे हैं। तो ये एक तरीके से ये जो मेटावर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ कैसा लग रहा है, डिजिटल तरीके का लग रहा है। तो यहाँ पे दुकान किसने खोली है भाई? सबसे पहले जेपी मॉर्गन ने खोला। जेपी मॉर्गन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। जेपी मॉर्गन चेन्स एंड कंपनी मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। जेपी मॉर्गन ने मेटावर्स में एक ऑनिक्स लाउंज खोला है और ये ब्लॉकचेन आधारित
डिसेंट्रालैंड की दुनिया में एक वर्चुअल लॉन्च है। ये इस ऑनिक्स लॉन्च का नाम मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक के ब्लॉकचेन व्यवसाय के नाम पर रखा गया, जिसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो मेटावर्स तो आप समझ रहे होंगे, एक तरीके से आने वाली जो दुनिया है ये मेटावर्स ही होगी, जहां लोग जमीन खरीद रहे होंगे एक आभासी दुनिया में, जहां लोग मकान बना रहे होंगे, घूम रहे होंगे, विचरण कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। तो ये है वर्चुअल दुनिया। ठीक है, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी दोस्तों आ चुकी है। देखिए कितना दुनिया आगे जा चुकी है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, चेन्नई, नासिक या फिर भुवनेश्वर? करेक्ट आंसर इज सी, नासिक में किया गया है देश की पहली चलती फिरती जैव सुरक्षा प्रयोगशाला। ठीक है, ये देखिए चलता फिरता, मोबाइल से तात्पर्य है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला। तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने देश की पहली मोबाइल सेफ्टी बायो लैब, ठीक है, BSL-3 का नासिक में उद्घाटन किया है। नासिक महाराष्ट्र का जिला, महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है किया गया है। 25 करोड़ की लागत से ये जो है वैन को स्थापित, मोबाइल लैब को स्थापित किया गया है। और इस मोबाइल लैब को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और मुंबई स्थित जैव सुरक्षा उपकरण निर्माता फ्लेंजाइट्स के ने मिलकर किया है। इसके तहत देखा जाए तो जो स्वास्थ्य, देश का जो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, तो देश की पहली जो है चलती फिरती जैव सुरक्षा प्रयोगशाला यानी कि मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के नासिक जिले में। ठीक है, अगला है और हमारा लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, या संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर देखा जाए नीति आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय, करेक्ट आंसर इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट तंबाकू ऐप लॉन्च किया है। यह फैसला लोगों को सिगरेट की लत छुड़ाने में मदद करेगा। धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पाद सहित सभी रूपों में तंबाकू का उपयोग बंद किया जा सकेगा। WHO द्वारा जो है इस तरह सभी प्रकार के तंबाकू को लक्षित करने वाला पहला ऐप उपयोगकर्ताओं की पहचान करने, उनके लक्ष्य निर्धारित करने, क्रेविंग को प्रतिबंधित करने और तंबाकू को छोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, देखिए WHO की एक रिपोर्ट है, तो WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेड्स इन ट्रेंड, ठीक है, ट्रेड्स ऑफ टोबैको यूज 2025, ठीक है, ये चौथा संस्करण 2021 के जो है जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तंबाकू के उपयोग में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई। क्योंकि गिरावट तो दर्ज की गई, बावजूद इसके सबसे ज़्यादा यानी कि 432 मिलियन तंबाकू का उपयोग करना जारी रखा गया है। इस पूरे देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे देखिए तंबाकू का जो इस्तेमाल किया जाता है 355 मिलियन से देखा जाए तो 266 मिलियन धूम्रपान रहित तंबाकू का उपयोग करते हैं। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। भले ही यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है तंबाकू के इस्तेमाल, बावजूद गिरावट के, उसके बावजूद भी अभी भी सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल किए जाने वालों की संख्या है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चुनौती को जो है एक तरीके से तंबाकू सेवन को कम करने के लिए WHO का प्रयास है। और WHO ने इससे देखा जाए तो तंबाकू छोड़ो ऐप जो है इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम WHO की बात करें यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल को की गई थी, 1948 में की गई थी। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है वो है टेड्रोस एडहानोम, जो है वो इसके महानिदेशक हैं। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा तो कॉज ये है कि आप लोग वैसे भी प्रॉपर आंसर नहीं कर रहे हैं, और फिर ठीक है कोई बात नहीं। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स फैक्ट्स ऑफ द डे को अब हम लोग उसी में शामिल करते हुए चलेंगे जो आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके चलेंगे जिससे कि आपका समय बच सके, क्योंकि अब कुछ ही दिन में आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें से कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक्स पोर्शन पे ध्यान दे सको। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा लोग को शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।